अंदाज भी कर दें तो भी ईशान जोरो के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मुझे सही से याद है तो मेरी जहाज पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और ईशान नहीं चाहता कि पैसे की कमी के कारण वे इसकी मरम्मत करने में असमर्थ हों। तो उन्हें इनाम में से हिस्सा देने के बारे में ईशान ने बहुत पहले ही सोच लिया था। इसीलिए नैना के साथ वेवर पर सवार होकर फॉरबिडन जोन जाते हुए उसने इस बारे में उससे बात की। वजह साफ है, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में कप्तान से लेकर उपकप्तान तक, रसोइये से लेकर स्नाइपर तक, यहाँ तक कि पालतू जानवर तक, सब बेवकूफों का झुंड हैं। अगर पैसा उनके हाथ में दे दिया जाए तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सिर्फ नैना, जो लालची और थोड़ी कंजूस है, क्रू के पैसों का जिम्मेदारी से प्रबंधन करती है। कभी कभी ईशान सोचता है कि अगर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पास नैना नहीं होती तो उनका क्या होता। अगर वह उन्हें इनाम का एक हिस्सा दे देता तो ललित शायद जहाज के लिए 1 दर्जन पुतले खरीद लेता और जोरो सारा पैसा शराब में बदल देता। ऐसा होने की संभावना के बारे में सोचते हुए ईशान केवल अपना हिस्सा नैना को दे सकता था। परिणामस्वरूप जब ईशान ने यह बात कही तो नैना उस पर झपटी, उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके गाल पर एक जोरदार चुंबन दे दिया। ईशान, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। नैना ने ईशान को प्यार से देखा, लेकिन उसकी आंखें चमकते हुए बेली चिन्हों से भरी थीं। ईशान बेवकूफ नहीं था, उसे तो सचमुच अपने कीमती नोटों से बेइंतहा प्यार था। नैना ने उत्साहित होकर ईशान की तरफ इतनी तेजी से कदम बढ़ाया कि उसके पीछे खड़ा संजय तुरंत आग बबूला हो गया। हाय रे, मिस नैना को अभी छोड़ो। इसलिए उन्होंने संजय को पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ईशान उसे एक जोरदार झटके से दूर न धकेल दे। ईशान आखिरकार नेमी की स्नेह भरी पकड़ से आजाद होने में कामयाब रहा और जमीन से उठ खड़ा हुआ। सच कहूं तो नेमी का चुंबन उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस तरह चूमने से वह काफी घबरा गया। लेकिन नैना ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ईशान के उसे झटकते ही वह झटपट सोने के ढेर में कूद पड़ी, उत्सुकता से ईशान की ओर देखते हुए मीठी आवाज में पूछा, तो बड़े भाई ईशान, आप हमें कितना देने वाले हैं? हम 300 मिलियन बेरीज का खजाना। ईशान ने एक पल सोचा और 3 उंगलियां ऊपर उठा दीं। क्या? नामी का व्यवहार तुरंत बदल गया और उसकी मीठी आवाज में कड़वाहट आ गई और वह बोली, सोने के इस ढेर की कीमत 10 अरब डॉलर है और तुम हमें सिर्फ 3 करोड़ बेरीज दे रहे हो। 3% तो पहले से ही बहुत है। ईशान ने कंधे उचका दिए। ईशान उन्हें कहानी में पहले से तय की गई राशि देना चाहता था। यह राशि उनके जहाज की मरम्मत और अन्य जरूरतों सहित उनके खर्चों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। इसलिए ईशान ने इसे एक उदार हिस्सा माना। हालांकि समस्या यह थी कि मौजूदा स्थिति मूल कथानक से अलग थी। यान द्वारा की गई अतिरिक्त लूटपाट के कारण घटनास्थल पर सोने की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जिससे अनुमानित मूल्य में भारी वृद्धि हुई। इस तुलना के आलोक में नैना को स्वाभाविक रूप से ठगा हुआ महसूस हुआ। बिल्कुल नहीं। नैना ने जोरो को पकड़ लिया और जोर से उसकी पीठ थपथपाते हुए ईशान की तरफ मुड़ी और बोली, वो तुम्हारा जूनियर है, क्या तुम उसे आगे से टुकड़े खाते देखना चाहते हो? अपनी हंसी दबाते हुए ईशान ने नामी की इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि 300 मिलियन बेरीज तो बस टुकड़ों के बराबर हैं। यह धारणा बेतुकी थी। अरे नैना! जोरो को लगा कि उसका वर्णन गलत है, इसलिए वह बोला, 300 मिलियन बेरीज तो पहले से ही बहुत हैं। हम जहाज के लिए काफी साकी खरीद सकते हैं।
जोरो इस सीधे सादे इंसान को लगा कि 30 करोड़ बेरीज पहले से ही बहुत बड़ी रकम है, इसीलिए उसने ये शब्द कहे। हालांकि सिर्फ इस एक वाक्य से ही उसने नैना को पूरी तरह से नाराज कर दिया। उसने कठोर भाव धारण करते हुए जोरो के सिर पर एक मुक्का मारा और उस पर चिल्लाई, चुप रहो। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो बस अपना मुंह बंद रखो। कोई तुम्हें गूंगा समझने की भूल नहीं करेगा। जोरो अपने धड़कते सिर को पकड़े हुए नीचे झुक गया। हालांकि ललित और बाकी लोगों को अभी तक नैमी के गुस्से का कारण समझ नहीं आया था, इसलिए वे भी जोरो की तरह चिल्लाने लगे, हाँ नैना, 3 करोड़ बेरीज से जहाज पर रखने के लिए एक विशाल मूर्ति खरीदी जा सकती है। और तोपें, हम ढेर सारी तोपें खरीद सकते हैं। उसोप ने स्वप्निल नजरों से अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। और किताबें, और ढेर सारी रुई की कैंडी। चौपर आंखें मूंदकर हंसा। हालांकि जैसे ही तीनों की बात खत्म हुई, उन्हें 3 जोरदार धमाके सुनाई दिए और नैना ने उनके सिर पर एक के बाद एक कई वार किए। जोरों की तरह उनके सिर पर भी सूजन आ गई और वे रोते हुए नीचे झुक गए। रीजू और ऋतु ने यह नजारा देखा और आश्चर्य से पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नैना, वह प्यारी और प्यारी युवती, उकसाए जाने पर इतनी भयानक हो सकती है। वह तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की रानी थी। यहाँ तक कि एनेल भी आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहा था, यह सोचकर कि नैना काफी डरावनी है। ललित और बाकियों को कड़ी सजा सुनाने के बाद नैना ने कमर पर हाथ रखकर नाराजगी से ईशान से कहा, 10%। कम से कम हमें तो 10% दे दो। 10% लगभग 1 अरब बेरीज होगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से ईशान ऐसी मांग स्वीकार नहीं कर सका। सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, यह तो सिर्फ 3 अरब बेरीज है। ज्यादा पैसे से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन नैना तो जैसे टस से मस ही नहीं हुई। वो आगे बढ़ी, यान का हाथ थामने और मनाने का अपना आजमाया हुआ तरीका अपनाने की कोशिश में। लेकिन जैसे ही ईशान ने उसे आते देखा, वो कांप उठा और जल्दी से उससे बच निकला। हे भगवान! वेवर पर एक साधारण स्पर्श के लिए पहले से ही 10 लाख मिल रहे थे। अब उनके सामने सोने का यह ढेर देखकर वह हर स्पर्श पर 1 अरब बेरी निकालने की कोशिश तो नहीं करेगी, है ना? ईशान उसे दोबारा अपनी बाहों में नहीं आने दे सकता था। नैना में एक अनोखा आकर्षण था, जिस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत थी। ईशान को पकड़ने और अपनी लुभाने की तरकीब अपनाने में नाकाम नैना ने मुंह बनाकर उसे घूरा। भाई ईशान, तुम तो पहले से ही इतने अमीर हो, हमें थोड़ा और क्यों नहीं देते? नैना, मैं गंभीर हूं। ईशान ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछते हुए नैना को जवाब दिया, यकीन मानिए, आप नहीं चाहेंगी कि लुटेरों की एक बेरहम कतार आपको निशाना बनाए, आपको लूटने के इरादे से, है ना? पर तुम्हें क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नैना ने गुस्से से जवाब दिया, पर फिर उसे सच्चाई का एहसास हो गया। ईयान की मुस्कान देखकर उसे अचानक निराशा का एहसास हुआ। दरअसल ईशान और उसके साथियों को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वह समुद्र के 7 सरदारों में से एक था और समुद्री लुटेरे उसे लूटने की तो दूर, ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। ठीक है, ठीक है। यह देखकर कि अब बहुत हो गया है, ऋतु बीच बचाव करने के लिए आगे आई। उसने नैना को प्यार से गले लगाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ न होने से तो कुछ होना ही बेहतर है न? ऋतु बहन, नैना ने रोबिन की छाती से सिर सटाते हुए कहा, क्या तुम उसे थोड़ा और देने के लिए मना नहीं सकती? ऋतु चुप रही, बस एक गर्म मुस्कान के साथ उसने नैमी के नारंगी बालों को हल्के से सहलाया। नैना समझ गई थी कि रॉबिन के कोमल पक्ष को लुभाने से काम नहीं चलेगा,
इसलिए उसने अनिच्छा से वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। ईशान ने चुपचाप ऋतु को अंगूठा दिखाया और उसके कूटनीतिक कौशल की सराहना की। नैना के बस जाने के बाद जोरो और बाकी लोग भी कुछ नहीं कहेंगे, यह कहने की जरूरत नहीं थी। ईशान ने उन्हें खजाने से लगभग 300 मिलियन बेरीज का सोना निकालने का निर्देश दिया और इस तरह उनकी कमाई का बंटवारा पूरा हो गया। कैप्टन, बचे हुए सोने का क्या करें? डोरोनी ने थोड़ा उलझन में सिर खुजलाया। मैं यह सोना तो ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि हमारे पास इसे रखने के लिए कुछ नहीं है। उसकी बात सही थी। नैना और बाकियों को जो सोना मिला था वह अपेक्षाकृत कम था, इसलिए वे उसे आसानी से एक बैग में भरकर ले जा सकते थे। लेकिन ईशान और बाकियों के लिए इतना सारा सोना सिर्फ बैग में नहीं समा सकता था। शुक्र है कि इयान के चतुर दिमाग ने जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया। इयान के हाथों को सोने पर रखते ही एक तेज चटक की आवाज के साथ बिजली की अनगिनत चिंगारियां फूट पड़ी। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाते हुए उसने अपनी शक्ति को एक चकाचौंध भरे प्रदर्शन में बदल दिया। स्वर्ण तूफान। एनेल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि ईशान एक बार फिर अपनी चिरपरिचित बिजली की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बचा हुआ सोना भी हवा में तैरने लगा, मानो बिजली के करंट से जुड़ा हो। यह तकनीक आयरन सैंडस्टोन का एक रचनात्मक रूपांतरण थी। सोना एक उत्कृष्ट चालक होने के कारण ईशान को विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग उसी तरह करने में सक्षम बनाता था जैसे वह आयरन सैंड को नियंत्रित करता था। हालांकि सोने का वजन बहुत ज्यादा था, जिसके लिए उसे अपने नेन में उसी अनुपात में वृद्धि करनी पड़ी। यह थोड़ा कठिन साबित हुआ। सच कहें तो इस चाल में शुद्ध बिजली की बजाय विद्युत चुंबकीय बल का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे एनेल की शैतानी फल क्षमता के इस्तेमाल से अलग करता है। एनेल को यह प्रदर्शन दिलचस्प लगा। अगर वह ऐसी विद्युत चुंबकीय शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकता था, तो उसे आर्क मैक्सिम में प्रोपेलर और जेट शेल लगाने की क्या जरूरत थी? वह अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके आर्क को उड़ा सकता था। ईशान के माध्यम से बिजली की शक्ति के विविध अनुप्रयोगों को देखकर एनेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने एक नई दुनिया के द्वार खुल गए हों। चलो वापस चलते हैं, ईशान ने समूह को पुकारा। फिर एनेल की ओर मुड़कर बोला, मैं तुम्हारा संदूक अपने कब्जे में ले लूंगा। क्यों? एनेल अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया, अपने विरोध को रोक नहीं पाया। संदूक मेरा है, अब ये मेरा है। इयान की आवाज ठंडी हो गई और उसने एनेल की तरफ एक तिरस्कार भरी नजर डाली। कोई आपत्ति है, बंदी? नन्ही। इयान की पैनी निगाहों के आगे एनेल अपने संकल्प को कमजोर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, चलो चलें, ईशान ने उड़ते हुए सोने को अपने नियंत्रण में लेते हुए कहा। भारी खजाना लेकर वे सांप के मुंह से बाहर निकल आए। बाहर आकर ईशान ने देखा कि स्काइपियन लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया है और वे मिलकर सुनहरी घंटी को वापस शांडोरा के ऊपर उसकी मूल स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईशान को देखकर कई स्काइपियन उसे विस्मय से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उन्होंने ईशान के चारों ओर फैली सुनहरी कलाकृतियों की विशाल श्रृंखला भी देखी, फिर भी किसी ने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। बाद में आए शैंडोरियनों को वाइपर से स्थिति के बारे में पहले ही पता चल चुका था। वे जानते थे कि ईशान ने एनेल को हरा दिया था और शैंडोरा के प्रकाश की खोज कर ली थी, इसलिए उनके मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था, क्योंकि वह उनका उपकारक था। अविचलित ईशान ने उन्हें परेशान नहीं किया और अपने समूह को बादलों के माध्यम से ऊपर की ओर ले गया, जिसका उद्देश्य बेल मार्ग के माध्यम से स्वर्गीय महल में वापस लौटना था।
रहस्यमय शिलालेखों से सुसज्जित एनेल्स आर्क मैक्सिम भी भारी मात्रा में सोने से बना था। हालांकि ईशान अदूरदर्शी नहीं था और न ही वह केवल धनदौलत के लिए जहाज के सुनहरे पतवार को छीनने का इरादा रखता था। एनेल्स आर्क पर कब्जा करने का उसका फैसला उसे पुनर्स्थापित करने और जहाज के लिए एक नया उपयोग खोजने की आशा पर आधारित था। प्राचीन चंद्र तकनीक से निर्मित इस आर्क ने चालक दल के वैज्ञानिक डॉक्टर वरुआ की रुचि जगा दी। बैलून टर्मिनल में प्राचीन तकनीक पर काफी शोध करने के बाद वरुआ आर्क को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर सफल रहे तो इयान का हंटर ड्रैगन पायरेट्स एक बेजोड़ समुद्री डाकू जहाज होगा, एक उड़ने वाला समुद्री डाकू जहाज। एक बार फिर आर्क मैक्सिम के स्थान पर पहुंचने के बाद ईशान ने जहाज के डेक पर सोना रख दिया और उसके नुकसान का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पहले एनेल को उड़ान भरने से रोकने के लिए ईशान ने बिना किसी हिचकिचाहट के आर्क मैक्सिम पर हमला कर दिया था। लेकिन अब जब उसे वापस लेने का समय आया तो उसे अपने किए पर थोड़ा असमंजस हुआ। हालांकि ईशान जहाज की आंतरिक तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता था, फिर भी उसे पक्का पता था कि आर्क मैक्सिम का पावर सिस्टम जरूर क्षतिग्रस्त हो गया है। सौभाग्य से निरीक्षण के दौरान उसे पतवार में कई गोले धंसे हुए मिले। ये तो जेट डायल होने चाहिए, है ना? इन जेट शेल्स के साथ अगर पावर सिस्टम खराब भी हो जाए तो भी जहाज उड़ान भर सकता है। ईशान खुद को एनेल की तरफ देखे बिना नहीं रह सका और उसे एहसास हुआ कि उसने ईशान को जहाज का जायजा लेने का मौका देते हुए उसे बेपरवाही का नाटक किया। हालांकि ईशान पर नजर रखते हुए उसकी आंखों में चुपके से थोड़ी घबराहट दिखाई दे रही थी। ईशान ने मन ही मन उपहास किया। एनेल ईमानदार नहीं था। शायद वह यह दाव लगाना चाहता था कि ईशान इन जेट शेल्स को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन सिर्फ ईशान ने ही नहीं बल्कि उसोप ने भी उन्हें पहचान लिया। उसोप इस द्वीप पर पहले ही कुछ अनोखी सीप संस्कृति देख चुका था और उसमें उसकी गहरी रुचि थी। जहाज की तलहटी में सीपियां देखकर उसने तुरंत उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक उनके साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसे सीपियों का अद्भुत कार्य भी पता चल गया। ईशान, बड़े भाई। उसोप ने अब ईशान को उसी तरह पुकारा जैसे नैना और बाकी लोग उत्साह से दौड़कर उसके पास आए और जोश से इशारे किए। ये गोले तेज हवाएं पैदा करते हैं। इन गोलों से यह जहाज फिर से उड़ान भर सकता है। ईशान मुस्कुराया और एनेल की तरफ देखा जो पीला पड़ गया था। इस आदमी ने शायद इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। भले ही ईशान ने इन सीपियों की ओर इशारा न किया होता, लेकिन उस छोटे आविष्कारक उसोप के आसपास होने के कारण वह जेट डायल्स के अस्तित्व को छिपा नहीं सकता था। इन सूक्ष्म कार्यों से संकेत मिलता है कि एनेल को अभी भी अपने आर्क मैक्सिम की परवाह थी। ईशान एनेल की दुविधा से अच्छी तरह वाकिफ था। वह अपनी मातृभूमि बिरका में पलाबढ़ा था। हालांकि वह एक अर्धनस्ल का व्यक्ति था, अपने परिवेश से प्रभावित था, फिर भी विशाल भूमि के लिए उसकी लालसा किसी भी अन्य स्काइपियन जैसी ही थी। उस अनंत भूमि तक पहुंचने के लिए उसे आर्क मैक्सिम की आवश्यकता थी। ईशान से बुरी तरह पिटने के बाद एनेल सचमुच डर गया था। उसने इयान के आदेशों का पालन किया और ईशान की हर बात मानी। हालांकि यह मान लेना कि वह इस भाग्य को स्वीकार कर लेगा एक ख्याली पुलाव था। एनेल को पूरी तरह से एहसास था कि जब तक वह इयान की नजरों में रहेगा तब तक कोई बच नहीं सकता। अगर उसे भागना है तो उसे बिजली में बदलना होगा। लेकिन इयान की अलौकिक शक्ति ने उसे जकड़ रखा था, मानो कोई प्राकृतिक शिकारी अपने शिकार को जकड़े हुए हो। एनेल को एहसास हुआ कि बचने का एकमात्र रास्ता उसके और ईशान के बीच एक अच्छी दूरी बनाना ही है। समस्या यह थी कि ईशान ने उसे पास ही रहने का आदेश दिया था,
जिससे एनेल को भागने का कोई अवसर नहीं मिला। हालांकि उसने इयान के साथियों को पकड़कर उसे ब्लैकमेल करने का विचार तो किया था, लेकिन उसे जल्द ही इस योजना की निरर्थकता का एहसास हो गया। जैसे ही उसने इयान के दोस्तों को पकड़ा, ईशान उसे आसानी से काबू में कर सकता था। मुश्किल में फंसे एनेल के लिए एकमात्र उम्मीद इयान की लापरवाही थी, एक ऐसा पल जब वह अपनी सतर्कता कम कर देता। उस नाजुक मोड़ पर एनेल भागने का मौका पाकर आर्क मैक्सिम पर कब्जा कर सकता था और तेजी से निकल सकता था। यही कारण था कि जहाज की प्रणोदन प्रणाली क्षतिग्रस्त होने के बाद भी एनेल ने जेट शेल्स को सक्रिय नहीं किया था। उसने एक आकस्मिक योजना बनाई थी ताकि ईशान को यह विश्वास दिलाया जा सके कि आर्क मैक्सिम पूरी तरह से बेकार है। संक्षेप में एनेल की मानसिकता यह थी कि जब तक आर्क मैक्सिम बरकरार है, तब तक वह अनंत भूमि तक पहुंचने की आशा रखता है। इस कारण से यदि आर्क मैक्सिम को सुरक्षित रखना हो तो वह जहाज पर मौजूद सारे सोने को भी खोने को तैयार था। दुर्भाग्य से ईशान अपनी उम्मीद से भी ज्यादा धूर्त निकला। ईशान क्षतिग्रस्त आर्क मैक्सिम को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था, वह उसे वापस सेवा में लाना चाहता था। इस रहस्योद्घाटन ने एनेल्स के हृदय को झकझोर दिया तथा उसकी कमजोरी उजागर कर दी। ये तो हद हो गई। एनेल गुस्से से कांप उठा। उसोप द्वारा जेट शेल्स का राज उजागर करने के बाद एनेल ने सोचा कि क्या उसे एक आखिरी जबरदस्त संघर्ष करना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ईशान का सीधा सामना करना चाहिए। हालांकि ईशान उसके इरादों को भाप गया और तुरंत अपना हाथ ब्लेड पर रखते हुए उस पर ठंडी नजर से व्यंग्य किया। क्या बात है एनेल? क्या तुम मुझे बेरहमी से तुम्हें काटते हुए देखना चाहते हो? तुम? एनेल ने झिझकते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए सुनहरे डंडे को और कस लिया। वह अंदर ही अंदर इस कड़वी सच्चाई को जानता था कि ईशान के सामने उसकी कोई उम्मीद नहीं है। किसी भी तरह से बच निकलने की कल्पना एक मूर्खतापूर्ण भ्रम मात्र थी। मछलियां चाहे कितनी भी जोर से लड़े, जाल कभी नहीं टूटेगा। अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए एनेल ने न केवल ईशान को देखा बल्कि जोरो, संजय, ललित और अन्य लोगों को भी देखा जो सतर्कता से उस पर नजर रखे हुए थे तथा किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार थे। एनेल की हिचकिचाहट देखकर ईशान सोच में पड़ गया। मुझे पता है तुम अपने वतन चांद पर लौटना चाहती हो। मेरा तुम्हें रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब जब तुम मेरे हाथों में आ ही गई हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शर्त यह है कि तुम्हें 6 साल मेरे अधीन रहना होगा। उसके बाद चाहे तुम रुकना चाहो या जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इससे पहले ईशान ने एनेल को बेरहमी से पीटने में कोई दया नहीं दिखाई थी, लेकिन अब उसे एक शर्त रखने पर एनेल को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एनेल अच्छी तरह जानता था कि ईशान उसकी शक्ति का लालची है। हालांकि अगर वह जिद करता तो ईशान उसे मार भी सकता था। इयान की सोच बिल्कुल यही थी। वह एनेल के जिद्दी स्वभाव को जानता था और अगर बातचीत नाकाम रही तो वह निर्दयी रुख अपनाने का इरादा रखता था। आखिरकार किसी डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता की मृत्यु पर उसकी शक्ति एक नए फल में पुनर्जन्म लेगी। अगर ऐसा हुआ तो ईशान समय और मेहनत लगाकर एक और गोरो गोरो नो मी उपयोगकर्ता, दुर्लभ और दुर्जेय लोगिया प्रकार के डेविल फ्रूट को ढूंढ सकता था। वह ऐसी शक्ति को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर एनेल बेकार साबित हुआ तो ईशान अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक और गोरो गोरो नो मी धारक बना लेगा। वास्तव में उसने अपने भाई साबो या यहाँ तक कि जोरो को भी पुनर्जन्म का फल देने पर विचार किया था। साकी की रस्म के दौरान भाईचारे का बंधन साझा करने के बाद साबो इयान के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बन गया था।
स्वाभाविक रूप से ईशान का इरादा ऐसे लोगों को ऐसा उपहार देने का था जिन्हें वह अपने भरोसे के लायक समझता था। इन्हीं विचारों में खोए हुए ईशान के मन में अनजाने में ही हत्या की एक आहट उभर आई, जिसे एनेल ने भलीभांति भांप लिया। एनेल के मन में खतरे की घंटी बज उठी। हालांकि वह घमंडी था, फिर भी वह इतना मूर्ख नहीं था कि ऐसे दुश्मन का सामना करे जो कभी भी उसकी जान ले सकता था। ईशान की अवज्ञा करना उसके अपने अस्तित्व की अवहेलना करना होगा। फिर भी उसे 6 साल का समझौता थोड़ा ज्यादा कठिन लगा, जिससे उसने बातचीत करने के लिए प्रेरित किया। 6 साल बहुत लंबा समय है। एनेल की दलील सुनकर ईशान समझ गया कि एनेल ने सचमुच हार मान ली है। उसने तलवार पर अपनी पकड़ ढीली की और कहा, अगर तुम 6 साल जहाज बनाने में लगा सकते हो तो तुम और 6 साल इंतजार भी कर सकते हो। निश्चिंत रहो, 6 साल बाद तुम्हारा जहाज तुम्हें सही सलामत वापस मिल जाएगा। और हाँ, अभी जहाज की मरम्मत के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है ना? ठीक है, ठीक है। एनेल ने अनिच्छा से उत्तर दिया, तुम्हें अपनी बात रखनी चाहिए। समझौता हो गया और ईशान को राहत मिली। वह जानता था कि एनेल पर काबू पाने की अपनी क्षमता के बावजूद उस पर लगातार नजर रखना अव्यावहारिक था। वह एनेल के साथ एक शिकारी कुत्ते की तरह व्यवहार नहीं कर सकता था, जो हमेशा सीस्टोन की हथकड़ियों से बंधा रहता हो। ऐसा अपमान इयान की शैली नहीं थी, न ही वह उस स्तर तक गिर सकता था। सबसे अच्छा तरीका यही था कि एनेल स्वेच्छा से सहयोग करे। ड्रैगन हंटर्स पायरेट्स इयान के दल ने कभी किसी को अपने दल में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया था। एनेल एक अपवाद था। ईशान सोल रिपर का इस्तेमाल कर सकता था, जो उसने मगरमच्छ के खिलाफ किया था, लेकिन एनेल, जो एक पागल इंसान है, शायद अपनी उम्र का 10वां हिस्सा भी गंवाने की परवाह नहीं करता। संदूक हाथ में लेकर और समझौता तय करके ईशान ने सुनिश्चित किया कि एनेल अपनी भागने की योजना को अस्थायी रूप से त्याग दे। इससे आगे चलकर ईशान के लिए चीजें काफी आसान हो गईं। जोरो को थोड़ी निराशा हुई और उसने अपनी तलवार रख दी। दरअसल वह एनेल के खिलाफ अपनी कुशलता परखना चाहता था। इयान के हस्तक्षेप के कारण वे एनेल से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह असल में कितना ताकतवर है, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। ये जेट डायल आर्क्स की उड़ान को कितनी देर तक संभाल सकते हैं? ईशान ने एनेल से पूछा। सिर्फ 2 घंटे। एनेल ने सिर हिलाया और कहा, जैसे ही जेट डायल्स की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, हमें उतरना ही होगा। इसके अलावा हमें कोई और जेट डायल्स नहीं मिलेगा। मेरे अपने द्वीप बिरका पर भी वे पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ईशान ने स्थिति को समझते हुए सिर हिलाया। फिर उसने एनेल से पूछा, चूंकि आपने आर्क को इसी डिजाइन के आधार पर बनाया है, तो क्या आप प्रोपल्शन सिस्टम की मरम्मत कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, एनेल ने समझाया। मैंने जिन गुलामों को पकड़ा था, उनसे डिजाइन के अनुसार इसे बनवाया था। मैं प्रणोदन प्रणाली से परिचित हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें बनाया मरम्मत कर सकता हूँ। रीजू इयान की बात समझ गए और बोले, तो क्या यह संभव है कि हम उन बिल्डरों को वापस लाकर इसे ठीक करने में हमारी मदद करें? यह शायद मुश्किल है। ऋतु ने एनेल की ओर देखा और कहा, भले ही जहाज के मालिक बदल गए हों, यह अभी भी उनके लिए एक दर्दनाक स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। छोड़ो भी, चलो खुद ही कर लेते हैं। खैर, जितना हो सके मरम्मत कर लेंगे। ईशान ने आह भरी। इसके बाद ईशान और अन्य लोग 3 दिनों तक इस स्काई आइलैंड पर रहे। इन 3 दिनों में ललित और बाकी लोग चैन से नहीं बैठ पाए। वे कोनिस और उसकी सहेलियों के साथ खेलने के लिए एंजेल द्वीप की ओर दौड़ पड़े। रीजू और ऋतु ने पहले एंजेल द्वीप ज्यादा नहीं देखा था,
इसलिए वे नैना को भी साथ घूमने ले गए। एंजेल द्वीप को उसके दैवीय शत्रु से बचाने वाले साथियों के रूप में स्वाभाविक रूप से द्वीप के निवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दूसरी ओर उसोप नहीं गया। जहाज की मरम्मत के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाला होने के नाते वह मदद करने के लिए आर्क पर ईशान के साथ रुक गया। चूंकि प्रणोदन प्रणाली की अस्थायी रूप से मरम्मत नहीं की जा सकती थी, इसलिए ईशान और अन्य लोग जहाज के केवल क्षतिग्रस्त हिस्सों की ही मरम्मत कर सके। सोने से ढके हिस्सों की मरम्मत करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वे बिजली की मदद से सोने को पिघलाकर उसकी मरम्मत कर सकते थे। मुख्य चुनौती जहाज में घुसे बड़े बड़े छेदों को भरना था। हालांकि आर्क मैक्सिम एक हवाई जहाज था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह समुद्र में नहीं चल सकता था। ईशान ने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि जेट डायल्स की 2 घंटे की उड़ान उन्हें वापस समुद्र में ले जाने के लिए काफी होगी और वे वहां भी जहाज को सक्रिय कर सकते थे। इसलिए मरम्मत की प्रक्रिया के दौरान ईशान ने आर्क में कुछ संशोधन किए। उसने जहाज के डेक पर एक मस्तूल खड़ा किया और एक पाल जोड़ा ताकि जरूरत पड़ने पर वह समुद्र में चल सके। 3 दिन बाद मरम्मत पूरी मानी गई। शुरुआत में यान की त्वरित कार्रवाई के कारण आर्क मैक्सिम शिपयार्ड के गड्ढे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था। इसलिए ईशान को पूरे जहाज को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए डोरोनी की मदद लेनी पड़ी। गड्ढे से कोई प्रतिरोध न होने के कारण जेट डायल आसानी से सक्रिय हो गए, जिससे आर्क मैक्सिम उड़ान भर सका। आर्क मैक्सिम काफी बड़ा था, खासकर जमीन से देखने पर। यह मानक मरीन युद्धपोतों से भी बड़ा था। आखिरकार डिजाइनरों का मूल उद्देश्य अपने ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को उनके वतन वापस पहुंचाना था, इसलिए इसे इतना बड़ा बनाना जरूरी था कि सभी एक साथ उसमें समा सकें। यह जहाज शायद 2000 से ज्यादा लोगों को ले जा सकता है ना? उसोप ने हाथ में छोटा सा हथौड़ा लिए माथे का पसीना पोंछा और आर्क मैक्सिम को देखते हुए बोला, बहुत बढ़िया काम किया उसोप। ईशान ने उसका कंधा थपथपाया। मरम्मत की पूरी प्रक्रिया में उसोप ने बहुत मेहनत की थी। हे यान की तारीफ सुनकर उसोप ने सिर खुजलाया और मुस्कुराया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुमने मुझे जहाज से गिरने से पहले ही बचा लिया। अच्छा हुआ कि मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। ईशान हल्के से मुस्कुराया। उसोप की शेखी बघारने की आदत और थोड़ा डरपोक होने के बावजूद वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उस समय जोरो अपनी बाहें पार करके खड़ा था और अचानक ईशान से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे? सच तो यह है कि जोरो को तब से पता था जब ईशान ने पहली बार आर्क ले जाने का जिक्र किया था कि जब वे स्काई आइलैंड से निकलेंगे तो ईशान उनके साथ नहीं जाएगा। इस वजह से वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैं नहीं जाऊंगा, ईशान ने हाथ हिलाया। इस बार तो मैं तुम्हारे इस साहसिक कार्य में शामिल हो गया, लेकिन जब जाने का समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यह सुनकर जोरो चुप हो गया। ईशान ने तुम्हारा साहसिक कार्य शब्द का इस्तेमाल किया था और वह इसका मतलब समझ गया था। देखो कोई आ रहा है। ऋतु ने क्रू को सचेत किया। ईशान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उनके पीछे दूर से कुछ लोग आ रहे हैं। यह कोई और नहीं बल्कि गनफॉल और वाइपर्स का समूह था। उनमें से ईशान ने स्काईपियंस के मुखिया को भी देखा, जिसने अजीबोगरीब जानवरों वाली टोपी पहनी हुई थी, और कोनिस और उसके दोस्तों को भी। तुम लोग, ईशान ने उनकी ओर असमंजस की दृष्टि से देखा। गनफॉल ने हंसते हुए कहा, ललित ने हमें बताया कि आप जाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए हम आपको विदाई देने आए हैं। मुंह में सिगरेट दबाए और शांत भाव से वाइपर आगे बढ़ा और ईशान को एक छोटी थैली देते हुए बोला, इसमें पिछले 3 दिनों में शांडियनों द्वारा इकट्ठा किए गए सीस्टोन के टुकड़े हैं।
तुमने पहले बताया था कि तुम्हें ये चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, हालांकि ये ज्यादा नहीं है। सच तो यह है कि शांडियन लोग बहुत ही सरल हृदय के थे। उन्होंने न सिर्फ ईशान के प्रति अपना सोना छीनने के लिए कोई द्वेष नहीं रखा, बल्कि उसकी बातें भी याद रखीं और उसे विदाई उपहार के रूप में सीस्टोन भेंट किया। हालांकि सोना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुनहरी घंटी बचाकर रखनी थी। फिर भी ईशान थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। सीस्टोन स्वीकार करते हुए उसने गंभीरता से सभी से कहा, शुक्रिया। अगर कभी मौका मिले तो आप सभी मेरे स्काई आइलैंड पर सम्मानित अतिथि के रूप में आ सकते हैं। इयान के मिलनसार व्यवहार ने स्वाभाविक रूप से सभी का दिल जीत लिया। शांडियन सरदार ने अपनी छाती पर हाथ रखकर ईशान को प्रणाम किया और कहा, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। इसके अलावा हम यहाँ एक और काम के लिए आए हैं। आप बोल सकते हैं, और यदि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा, ईशान ने उत्तर दिया। दरअसल पिछले 3 दिनों में जब गणपतन शुरू हुआ था, हम शांडियनों के साथ इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं। हम आपके द्वारा प्रदान की गई सहायता और आपके द्वारा दी गई जानकारी के लिए आभारी हैं, जिससे पता चला कि हमारे पूर्वज 1000 साल पहले एक ही देश के थे। इसलिए हमारा मानना है कि हम आपस में झगड़ते नहीं रह सकते। हम यहाँ आपसे एक गवाह बनने, हमारे मिलमिलाप का गवाह बनने के लिए कहने आए हैं। बातचीत के बाद गान फॉल और शांडियन सरदार मुस्कुरा उठे। सच तो यह था कि वे एनेल्स की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि अगर ईशान ने हस्तक्षेप न किया होता तो स्काइपिया को भारी नुकसान होता। इन बुद्धिमान बुजुर्गों ने स्काइपिया में ईशान के योगदान को पहचाना और कृतज्ञता के भाव से देवताओं के शत्रु ईशान को उनके मिलमिलाप का साक्षी बनाना चाहा। इस प्रकार आकाश द्वीप के अपने उपकारक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। यह सुनकर ईशान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे शुरू में चिंता थी कि उसकी भागीदारी दोनों जनजातियों के बीच सुलह की प्रक्रिया को जटिल बना सकती है। इसीलिए उसने हिम्मत करके गन फॉल के सामने उस अटकल को खारिज कर दिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों ने वास्तव में एक सकारात्मक भूमिका निभाई थी। ईशान ने जवाब दिया, मैं इसका गवाह बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गान फॉल ने एंजेल द्वीप के निवासियों का प्रतिनिधित्व किया और प्रमुख ने शांडियनों का प्रतिनिधित्व किया। दोनों पक्षों ने हाथ मिलाया और इयान की चौकस निगाह के नीचे अपने युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। उसी क्षण शंडोरा से मधुर घंटियों की ध्वनि गूंज उठी और हवा गूंज उठी। इस महत्वपूर्ण अवसर की स्मृति में शंडोरा वासियों ने एक बार फिर शंडोरा के लालटेन की लौ जलाई। घंटियों की गूंज सुनकर दोनों जनजातियां खुशी से झूम उठीं और एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां मनाने लगीं। हाँ हाँ, चलो दावत करते हैं। एक शानदार दावत। ललित खुशी से झूम उठा। किसी ने भी इस विचार पर आपत्ति नहीं जताई और इस प्रकार दिव्य महल के स्थान पर एक विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई। नाचते गाते सभी लोग शांति के आगमन पर प्रसन्न हुए। उत्सव के दौरान गन फॉल और अन्य लोगों के आने पर ईशान ने आर्क मैक्सिम के अंदर शरण ली थी। अब जहाज के केबिन में लेटे हुए बाहर से हो रहे जोरदार उत्सवों की आवाजें सुनकर वह थोड़ा बेचैन हो गया। पार्टी की जान बनकर ललित और उनकी टीम ने खूब शराब पी और मौजमस्ती की और जहां भी गए वहां उल्लास फैला दिया। उनके उत्साह से उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया। ईशान गन फॉल और शांडियन प्रमुख के साथ बैठकर पेय का आनंद लेते हुए जीवंत दृश्य देख रहा था। ईशान के करीब झुकते हुए गन फॉल ने फुसफुसाते हुए कहा, युवक, एक और बात है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आगे बढ़ो, ईशान ने सिर हिलाया।
अगर तुम एनेल को अपने साथ ले जा रहे हो तो ध्यान रखना कि वह इस स्काई आइलैंड पर दोबारा कभी न लौट पाए। गनफॉल ने शरारत से आंख मारते हुए कहा। निश्चिंत रहो, ईशान ने अपनी छाती थपथपाते हुए आत्मविश्वास से कहा। वह आदमी अब कभी तुम सबके सामने नहीं आएगा। हाँ हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। गनफॉल और चीफ दोनों ईशान के साथ गिलास टकराते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े। उत्सव सुबह के शुरुआती घंटों तक चला। कई लोग आखिरकार सो गए, जबकि ईशान अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आर्क मैक्सिम पर चढ़ गया। यह देखकर एनेल झुंझलाहट से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। अगले दिन जब सभी लोग धीरे धीरे जागने लगे तो ईशान ने निर्णय लिया कि अब प्रस्थान का समय हो गया है। ललित और चालक दल का जहाज अभी भी बेलों के नीचे था और उनके निकलने का एकमात्र रास्ता मिल्की रोड से होकर और फिर स्काई आइलैंड्स ऑक्टोपस बैलून से समुद्र में उतरना था। ईशान को अब उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अलविदा बड़े भाई ईशान। अलविदा बहन ऋतु। अलविदा बहन रीजू। नैना और चॉपर ने जहाज के डेक के नीचे से हाथ हिलाकर ईशान को पुकारा। ऋतु और रीजू मुस्कुराए और जहाज की रेलिंग पर झुककर अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाया। संजय, मिस नैना का अच्छे से ख्याल रखना। रीजू संजय की तरफ चिल्लाया। हाँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह मेरा फर्ज है। संजय ने सिगरेट पकड़ी और कहा, अपना भी ख्याल रखना। ईशान और जोरो आमने सामने खड़े थे। कुछ देर तक एक दूसरे की नजरों में देखते रहे। फिर ईशान अचानक मुस्कुराया और अपनी कमर से सेनबोनजाकुरा निकाला। एक सहज झटके से उसने जोरो की तरफ एक तेज फ्लाइंग स्लैश छोड़ा। जोरो ने भी अपनी तलवार निकाली और एक शक्तिशाली वार किया। संजुरोकू पाउंड हो जोरो की तलवार की आभा मध्य हवा में इयान से टकराई और दोनों एक साथ गायब हो गए। यह तलवारबाजों के बीच विदाई का इशारा था। हालांकि कोई शब्द नहीं बोले गए, जोरो ने इस तरीके से ईशान को अपना दृढ़ संकल्प और विकास दिखाया, जिससे वह संतुष्ट हो गया। अलविदा बड़े भाई ईशान। ललित ने ईशान को आवाज दी, और अगर आरव दिखे तो उससे कहना कि मैंने नमस्ते कहा है। हाय हाय। ईशान ने हंसते हुए हाथ हिलाया और डोरोनी को जेट डायल चालू करने का इशारा किया। जहाज के नीचे से हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने प्रस्थान कर रहे ललित और उसके चालक दल के बालों को बिखेर दिया। उन्होंने विशाल आर्क मैक्सिम को धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते और शान से घूमते हुए देखा। बाकी पवन चक्कियां घूमने लगीं और आर्क मैक्सिम को आगे बढ़ाने लगीं। उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती गई और देखते ही देखते जहाज बादलों से ढके बेल को छोड़कर क्षितिज की ओर उड़ चला। नीले आसमान और सामने चमकती धूप को निहारते हुए ईशान को एक अद्भुत आनंद और शांति का एहसास हुआ। उसने एनेल का कंधा थपथपाया और कहा, चलो प्यारे एनेल, मैं तुम्हें नीला सागर दिखाने ले चलूंगा। वैसे क्या तुमने अपनी लाठी को हथौड़े में बदलने के बारे में दोबारा सोचा है? क्या यह नीला सागर है? एनेल आर्क मैक्सिम के डेक पर खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने चारों ओर फैले नीले समुद्र को देखा। हालांकि उसने नीले समुद्र के बारे में पहले सुना था, पर वह कभी वहां नहीं उतरा था। अब अचानक क्षितिज और समुद्र के मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देखकर वह अचंभित रह गया। स्काइपिया पर नीला सागर और सफेद सागर पूरी तरह से अलग थे, सिर्फ पानी के रंग के मामले में ही नहीं। सबसे बड़ा अंतर नीले सागर की विशालता थी। सिर्फ यहीं नीले सागर पर वह नजारा देखा जा सकता था जहां समुद्र दुनिया के अंत तक फैला हुआ प्रतीत होता था। बादलों के उस विशाल सागर के बिना बस गर्म धूप और समुद्री हवा ही बची थी। एनेल को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसे पता हो